तो हेलो, नमस्कार और स्वागत है आपका मेडिकल लड़का क्लासेस के एक नए चैप्टर में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक चैप्टर की। आज उसका पार्ट 1 होने वाला है जिसका नाम है रीनल सिस्टम। आप सबको पता है कि रीनल सिस्टम किडनी और एक्सक्रीशन से संबंधित जो सिस्टम होता है उसको हम लोग रीनल सिस्टम बोलते हैं। और ये वीडियो मैं हिंदी में नहीं करूँगा, इंग्लिश में करूँगा। और रीनल सिस्टम की पार्ट 1 क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि रीनल सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो अगर आपको भी जानना है, समझना है, पढ़ना है तो जुड़े रहिए मेडिकल लड़का के चैनल के साथ, और नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जो टर्म है वो आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। हियर इज द टर्म एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन किसको बोलते हैं? तो ये process by which metabolic wastes are eliminated from body। एक ऐसा तरीका जिसके जरिए मेटाबॉलिक वेट्स को आउट किया जाता है, बॉडी से बाहर निकाला जाता है, मेटाबॉलिक वेस्ट को आउट किया जाता है, आउट फ्रॉम बॉडी, इसको बोलते हैं आउट फ्रॉम बॉडी, इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन थ्रू द वेरियस ऑर्गन। अलग अलग ऑर्गन से एक्सक्रीशन को बाहर निकाला जाता है। कहने का मतलब है कि वैसा सिस्टम जिसके जरिए मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप जो वेस्ट बनते हैं उनको बाहर निकाला जाता है, दैट इज़ नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। और अगर वेरियस ऑर्गन की बात करें, अगर हम लोग कि जिससे वेरियस एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें, एक्सक्रीशन ऑर्गन की बात करें, तो यहाँ अलग अलग प्रकार के ऑर्गन आ जाते हैं। जैसे यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, जैसे GIT से 100 ml एक्सक्रीशन होता है। GIT से 100 ml एक्सक्रीशन किया जाता है। और ये किस किस तरीके होता है? थ्रू द स्टूल होता है। थ्रू द स्टूल इसको बोले स्टीरिकोबिलिनोजेन, उसको बोलते हैं स्टीरिकोबिलिनोजेन। जो स्टूल के थ्रू एक्सक्रीशन होता है उसको बोलते हैं स्टीरिकोबिलिनोजेन। फिर आता है बारी लंग्स का। तो लंग्स इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस होता है। कितना? 400 से 600 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी होता है। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से, रिस्पिरेटरी स्मोलुटेंट गैस, जैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हवा जाती है और हवा के साथ इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस होता है। GIT में लिवर से भी फ्लूइड लॉस होता है, एक्सक्रीशन होता है। जैसे लिवर अमोनिया को फिर यूरिया में चेंज करता है, और फिर यूरिया साइकिल होता है, ऑर्निथिन साइकिल और कर्व साइकिल के जरिए भी एक्सक्रीशन किया जाता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग आते हैं स्किन की तरफ। स्किन से भी इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस होता है। वो कितना होता है? वो 600 से 800 ml इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस किया जाता है। ये होता है दो तरीक़ों से, एक स्वेटिंग और एक हीट लॉस। स्वेटिंग पसीना आना। फिर आता है किडनी से भी फ्लूइड लॉस होता है। जैसा कि हम सबको पता है कि किडनी इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए जो मेन ऑर्गन है वो हमारा किडनी है। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। तो किडनी से भी जो एक्सक्रीशन होता है, कैसे होता है? यूरिन आउटपुट होता है 1500 सीसी, यानी 1500 ml हर दिन होता है। अगर आपको कोई सवाल पूछे कि डेली का यूरिन आउटपुट कितना है, तो यूरिन आउटपुट 1500 सीसी होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आ जाएगा। फिर इसमें क्या क्या होते हैं? यूरिया होता है, क्रेटेनिन होता है, यूरिक एसिड होता है, यूरोबिलिनोजेन होता है जो आगे जाके बनाता है, ड्रग्स होते हैं जिसको हम एक्सक्रीट आउट करते हैं बॉडी से, आयंस होते हैं जिसको हम एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो यहाँ तक हमने समझा कि मेनली जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन वो हमारी किडनी ही है, और किडनी ही से एक्सक्रीशन होता है फ्लूइड वाला एक्सक्रीशन इसी के जरिए हो जाता है। और अगर बात करें कितना होता है, तो यह होता है 1500 सीसी। और इतने सारे एलिमेंट्स के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। फिर आता है यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल में 5 स्टेप होते हैं, तो ये आपको बाद में डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा। ये एक यूरिया साइकिल है। अगर इसकी बात करें हम, तो माइक्रोबायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, या यूँ कहें कि बायोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ये यूरिया साइकिल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप देख लीजिए। एक बार मैं बता देता हूँ यूरिया साइकिल में क्या क्या होता है।
तो 5 स्टेप होते हैं, 1-2 स्टेप इन होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और 3, 4, 5 ये साइटोसोल में होता है। अगर कहाँ कहाँ स्टेप्स होते हैं तो 1-2 ये स्टेप इन माइटोकॉन्ड्रिया में और बाकी बचा हुआ साइटोसोल में, ठीक है। CO2 अमोनिया से जुड़ा कार्बोमाइलोफॉस्फेट बना। अब ये कार्बोमाइलोफॉस्फेट ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज की उपस्थिति में सिट्रुलिन बनेगा, फिर एस्पेरेट आएगा, फिर एर्गिनोसक्सीनेट बनेगा 3 नंबर, फिर एर्गिनोसक्सीनेटेज आएगा, फिर फ्यूमेट बनेगा, फिर एरिजीन बनेगा, एर्गिनेज आएगा, इससे यूरिया बन जाएगा। कहने का मतलब है ये वो साइकिल है जो NH4 को ट्रांसफ़र करता है यूरिया में। इतना मुश्किल भी नहीं है, याद कीजिएगा तो याद भी हो जाएगा। फिर हम लोग आते हैं आगे की तरफ। यूरोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, स्टडी ऑफ यूरिनरी सिस्टम इज नोन एज यूरोलॉजी। आपको दोबारा याद रखना होगा तो ऐसे ही याद करना, स्टडी ऑफ यूरिनरी सिस्टम इज नोन एज यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ यूरिनरी सिस्टम इज नोन एज यूरोलॉजी। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिकल विज्ञान की वह शाखा दैट फोकस ऑन डिजीज, जो कि डिजीज पे फोकस करती है, ऑफ मेल एंड फीमेल यूरिनरी ऑर्गन। यहाँ देखो सिर्फ मेल की बात नहीं कही गई है, मेल एंड फीमेल यूरिनरी ऑर्गन। तो अगर कोई आपसे पूछे तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन वाला आपको बताना पड़ेगा कि मेल एंड फीमेल यूरिनरी ऑर्गन, ठीक है। एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसकी बात करें क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अलग से गायनोकोलॉजी सब्जेक्ट आ जाता है, दैट इज नोन एज यूरोलॉजी, ठीक है। एंड्रोलॉजी की बात करें तो ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड्रोजन, एक शब्द आपने सुना होगा एंड्रोजन, तो एंड्रोजन से ही शब्द से निकाल के बना है एंड्रोलॉजी। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद आप पैथोलॉजिकल कंडीशन या डिजीज कंडीशन के बारे में जानना चाह रहे हैं तो दैट इज comes under branch of medical science that deal with reproductive system and its pathological male reproductive system and its condition is known as andrology, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेफ्रोलॉजी, तो नेफ्रो मतलब किडनी होता है, तो स्टडी ऑफ किडनी एंड इट्स पैथोलॉजिकल कंडीशन इज नोन एज नेफ्रोलॉजी। तो हम लोगों ने यहाँ तक 3 टर्म सीखे। 3 टर्म अगर हम बात करें कि कौन कौन से टर्म सीखे, एक तो हम लोग सीखा यूरोलॉजी, एक हमने सीखा एंड्रोलॉजी और एक हमने सीखा नेफ्रोलॉजी। तो तीनों के बारे में डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि ये तीनों एक दूसरे टर्म्स एक दूसरे से अलग कैसे हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं यूरिनरी ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। तो यूरिनरी ऑर्गन्स में ये देख लिए डायग्राम आपके सामने है, 2 किडनी हैं। किडनी के बाद किडनी से जो ब्लैडर की तरफ आता है उसको यूरेटर बोलते हैं और ये नंबर में 2 होते हैं। फिर यूरेटर जाके खुलता है यूरिनरी ब्लैडर में जो नंबर में 1 होता है, और यूरिनरी ब्लैडर आगे जाके यूरेथ्रा में और मेल पीनस में या फीमेल में भी जाकर खुलता है, उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। यूरेथ्रा, व्हाट इज यूरेथ्रा? यूरेथ्रा इज ओपनिंग पोर, यूरिनरी सिस्टम का ओपनिंग पोर है ये यूरेथ्रा। ये मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, ठीक है। और कुछ बात हम लोग किडनी की करें। किडनी अगर आप स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि किस तरह से बना हुआ है किडनी, तो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेजोडर्म का बना हुआ है। आपको पता है 3 जर्मिनल लेयर, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो 3 जर्मिनल लेयर की पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो ये मेजोडर्म का बना हुआ है। वो क्या होता है? इंटरमीडिएट जर्म लेयर है, यानी कि एक तो है एक्टोडर्म, लेट मी शो यू। एक तो है एक्टोडर्म, फिर दूसरा आता है मेजोडर्म और फिर आता है इंडोडर्म। तो यही 3 जर्मिनल लेयर हैं। और इनमें से अगर बात करें कि मेजोडर्म का किडनी इस वाली लेयर का यानी इंटरमीडिएट लेयर का बना हुआ है, ठीक है। इंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेजोडर्म, यहाँ पे वही डायगोनल की रिप्रेजेंटेशन से समझाया हुआ है। फर्स्ट क्या बनता है? प्रोनेफ्रॉन बनता है, फिर मेजोनेफ्रॉन बनता है,
फिर मेटानेफ्रॉन बनता है, उससे किडनी बन जाता है। ठीक है, किडनी डेवलप इन पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी में डेवलप होता है। मूव इन एब्डोमिनल कैविटी एट 8 वीक तक एब्डोमिनल कैविटी में ही रहता है। किडनी स्टार्ट यूरिन फॉर्मेशन एट 12th वीक ऑफ इंट्रा यूटराइन लाइफ, यानी माँ के पेट में जो आईयूडी लाइफ होती है, इंट्रा यूटराइन लाइफ, इसमें 12 वीक का जब बच्चा हो जाता है आईयूडी लाइफ में, 12 वीक का जब हो जाता है तो किडनी यूरिन फॉर्मेशन शुरू कर देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आपसे पूछा जाए कि किडनी यूरिन फॉर्मेशन कब करती है तो आपका जवाब होगा 12 वीक। इससे मिलते जुलते कुछ सवाल हैं जीआईटी में, देखिए। ग्लूकागॉन 8 वीक में शुरू हो जाता है बनना, और ये सारी की सारी बातें इंट्रा यूटराइन लाइफ की हो रही है, इंट्रा यूटराइन लाइफ यानी पेट के अंदर। इंसुलिन का फॉर्मेशन 10 वीक में शुरू हो जाता है। थायरोक्सिन का सिक्रेशन 12 वीक में शुरू हो जाता है। तो 8, 10, 12 और ये किडनी वाला भी 12, 12 वीक में शुरू हो जाता है। थायरोक्सिन के बारे में कुछ बात और लिखी हुई है कि स्केलेटल मैच्योरेशन में वो मदद करता है। आगे चलते हैं, किडनी की लोकेशन की बात करें तो एट द लेवल ऑफ T12 टू L3, T मतलब थोरेसिक वर्टिब्री और L मतलब लंबर, थोरेसिक और लंबर के बीच में पाया जाता है। T12 से शुरू होगा और L3 पे जाके ख़त्म हो जाएगा। अटैच्ड टू पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल कैविटी, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल कैविटी, अगर हम ये आदमी बनाते हैं और इसका ये गर्दन हो गया, ये पेट हो गया और ये पीठ हो गया, पेट बनाएंगे और फिर ये 2 पैर हो गया। तो एंटीरियर आपको पता है, एंटीरियर इस साइड होता है, आगे वाली साइड एंटीरियर होती है, और जो बैक साइड है पोस्टीरियर है, ये पोस्टीरियर होती है। तो ये अटैच टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल कैविटी, पोस्टीरियर की जो एब्डोमिनल वॉल है ना, इसमें जो कैविटी है इससे ये अटैच रहता है, ये अटैच रहता है किडनी आपका। ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन भी है, इसको रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन भी बोलते हैं। ये रेडिश इन कलर होता है, लाल रंग का होता है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि नोट राइट साइड किडनी इज स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट साइड ड्यू टू लिवर। आपको जैसा कि पता है कि लिवर ह्यूमन बॉडी में एक ही पाए जाते हैं, तो और वो भी राइट साइड में होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ एक किसी खाली पेज में बनाना पड़ेगा। चलो लेट्स टेक अ ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज। ये हो गया सर, और फिर हो गई ये कैविटी, और फिर ये हो गया पैर। क्योंकि राइट साइड में किडनी आ जाता है, अरे सॉरी लिवर आ जाता है, इसीलिए जो किडनी होते हैं लेफ्ट साइड वाला किडनी थोड़ा ऊपर रहेगा और राइट साइड वाला किडनी थोड़ा नीचे रहेगा। तो अगर हम मार्किंग की बात करें तो यहाँ दिख रहा है कि राइट साइड वाला किडनी, राइट साइड किडनी इज लोअर, स्लाइटली लोअर होता है, थोड़ा सा नीचे होता है। तो इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आपको मुझे भी समझ में आ गया होगा जो ये बात कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से, तो लीवर की वजह से थोड़ा सा नीचे होता है। एबनॉर्मलिटी रिलेटेड टू लोकेशन, अगर आप एक टॉपिक किडनी बोले तो किडनी इट नॉट प्रेजेंट इन नॉर्मल पोजीशन। अगर किडनी नॉर्मल पोजीशन में प्रेजेंट नहीं है तो दैट्स अ टर्म इज नोन एज एक्टोपिक किडनी, एक्टोपिक किडनी बोलते हैं। एग्जाम्पल कैसा है, पेल्विक किडनी, थोरेसिक किडनी, क्रॉस नीलर एक्टोपिया, क्रॉस ओवर किडनी, किडनी के ऊपर किडनी चढ़ गया तो पेल्विक कैविटी में हो जाए तो पेल्विक किडनी, थोरेसिक कैविटी में चला जाएगा तो थोरेसिक किडनी। ये सब इजी टर्म है। आगे देखते हैं क्रॉस रीनल एक्टोपिया क्या होता है। इसी का नाम है क्रॉस फ्यूज्ड रीनल एक्टोपिया, दूसरा नाम है क्रॉस फ्यूज्ड रीनल एक्टोपिया। बोथ किडनीज आर प्रेजेंट सेम साइड ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा नहीं है वर्टिब्रा है, मतलब दोनों किडनी अगर एक ही साइड है, एक ही ये वर्टिब्रा का एक साइड है
और दोनों किडनी एक ही साइड है, डबल डबल साइड होने की बजाय दोनों किडनी अगर एक ही साइड है तो दैट इज नोन एज क्रॉस फ्यूज रीनल एक्टोपिया। इसके कॉज की बात करें तो कॉज अननोन है, जेनेटिक डेफिशिएट की वजह से होता है। एग्जाम्पल किस किन वजहों से हो जाता है, यूटीआई, एब्डोमिनल पेन, वेसाइको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स पॉजिटिव हो और ब्लैडर हो, बैक फ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू यूरेथ्रा, इसमें होता है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, देखते हैं आगे कब और समय मिलता है और कैसे क्लासेस कंप्लीट होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पॉज लेंगे और फिर हो सके तो दोबारा हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, वेलकम है और स्वागत है आपका मेडिकल लड़का के नए वीडियो में। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग रीनल सिस्टम्स देख रहे थे, रीनल सिस्टम इक्लेप्सिया का जिक्र हम लोगों ने कर लिया था और उसी सिलसिले में हमें आगे बढ़ते हुए चीज़ों को समझना है। क्रॉस रीनल एक्टोपिया नाम का शब्द हमने देखा था कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें होता है बोथ किडनी आर प्रेजेंट ऑन द सम सेम साइड ऑफ वर्टिब्री के एक ही साइड में दोनों किडनी प्रेजेंट रहेंगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस रीनल एक्टोपिया। होप सो कि मेरी आवाज़ आपको बहुत क्लियर सुनाई दे रही होगी और उसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ते हुए आगे की चीज़ें कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्रॉस रीनल एक्टोपिया के बाद हम लोग अगर शेप की बात करें कि किडनी की शेप कैसी होती है, तो बीन शेप, बीन मतलब होता है मटर, और जो हमारी किडनी होती है वो एग्जैक्टली मटर के दाने के आकार की होती है। जैसा आपको मटर का दाना देखने में मिलता है सेम वैसा ही मटर के दाने के आकार की हमारी किडनी होती है, मटर के दाने के आकार की। ठीक है, आप नॉर्मलिटी की बात करें तो हॉर्स शू शेप किडनी, हॉर्स शू यानी नाल, घोड़े की नाल शेप किडनी, यू शेप किडनी होता है, और ये रीनल फ्यूजन भी बोलते हैं इसको, रीनल फ्यूजन। लोअर एंड ऑफ बोथ किडनी आर फ्यूज्ड बाय स्थमस, स्थमस के पास दोनों किडनी का जो लोअर एंड है वो फ्यूज होता है, इसी को बोलते हैं हॉर्स शू शेप किडनी। आगे के बाद देखेंगे तो हाइड्रोनेफ्रोसिस का जिक्र किया हुआ है, यहाँ एक इमेज बनी हुई है। हाइड्रोनेफ्रोसिस एक टर्म है, तो हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब होता क्या है। तो इसको थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ेगा तभी दिखेगा। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ हॉर्स शू शेप किडनी हाइड्रोनेफ्रोसिस इसका कॉम्प्लिकेशन है। कहा गया कि एक्सेस फ्लूइड इन किडनी ड्यू टू ब्रेक फ्लो ऑफ यूरिन, एक्सेस फ्लूइड इन किडनी ड्यू टू बैक फ्लो ऑफ यूरिन। होता क्या है, जैसे यहाँ है ना, ये किडनी है और ये यूरेटर है, यूरेटर आगे जाके जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिनरी ब्लैडर में यूरेथ्रा होगा। तो जो किडनी ने जो भी ब्लड यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में गया, वहाँ पे ये ब्लॉकेज होने की वजह से, स्टमक के पास ब्लॉकेज होने की वजह से, ये कंप्रेस होने की वजह से वो बैक फ्लो करेगा, और बैक फ्लो करेगा तो जो फ्लूइड है हमारे पास वो सीधा का सीधा वापस किडनी में चला जाएगा। और किडनी में क्योंकि एक्सेस फ्लूइड हो रहा है, तो एक्सेस फ्लूइड होने की वजह से कंडीशन का नाम पड़ेगा हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस। और ये क्या है, एक्सेस फ्लूइड इन किडनी, बैक फ्लो ऑफ यूरिन, यूरिन के बैक फ्लो करने की वजह से एक्सेस फ्लूइड किडनी में बटोरा गया है। फिर हम देखते हैं एस शेप किडनी। एस शेप किडनी क्या होती है, तो नॉर्मल पोजीशन किडनी फ्यूज्ड बाय एबनॉर्मल स्ट्रक्चर आर मेक एस शेप, बोथ किडनी आर एट सेम साइड ऑफ वर्टिब्री, मतलब वर्टिब्री के एक ही साइड रहेगी और नॉर्मल पोजीशनिंग जो किडनी की होती है उससे फ्यूज कर जाएगा और एस शेप बनाएगा। जैसे कि इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये एक एस शेप किडनी बना रहे हैं कि एक दूसरी किडनी एक दूसरे से फ्यूज कर गई। आगे के सिलसिले में हम लोग देखेंगे नंबर 1 पेयर होती है, यानी कि 2 होती है। अब नंबर में एबनॉर्मलिटी हो जाए तो सुपर न्यूमरी किडनी, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सेसरी किडनी, प्रेजेंस ऑफ 1 और मोर एक्सेसरी किडनी, जब एक से ज़्यादा किडनी एक्सेसरी हो जाए तो उसको बोलते हैं सुपर न्यूमररी किडनी। इसके अलावा हम लोग बात करें रीनल एजेनेसिस पे, ये एजेनेसिस कंजेनाइटल यानी जन्मजात
एक रोग है जिसमें एक किडनी आपकी एब्सेंट होती है। तो कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ वन और बोथ किडनी इज नोन एज रीनल एजेनेसिस। रीनल एजेनेसिस आगे की बात करें तो दो टाइप के होता है, यूनिलेटरल और बाइलेटरल। तो यूनिलेटरल एजेनेसिस का मतलब वन किडनी एब्सेंट, और बाइलेटरल एजेनेसिस का मतलब बोथ किडनी आज एब्सेंट। तो जब एक किडनी एब्सेंट रहेगी तो यूनिलेटरल, और जब दोनों किडनी एब्सेंट रहेगी तो बाइलेटरल रीनल एजेनेसिस। एजेनेसिस शब्द का मायने हम लोगों ने समझ गया। एजेनेसिस शब्द का मानी है, अगर हमको कभी भी एजेनेसिस शब्द का मानी देखने को आया तो हम लोग देखेंगे एजेनेसिस शब्द का मानी है कंजेनाइटल डिफेक्ट है जिससे नहीं बनना। तो होप सो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन है किसकी, तो हम लोग आरई की, रीनल एजेनेसिस की बात कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम हुआ क्या, ओलिगोहाइड्रोमनियोस। ओलिगोहाइड्रोमनियोस में ये कॉम्प्लिकेशन है जिससे रीनल एजेनेसिस होता है। डिक्रीज अमनियोटिक फ्लूइड, पॉलीहाइड्रोमनियोस होता है एक टर्म जिसका मतलब होता है इंक्रीज अमनियोटिक फ्लूइड। ये ओलिगोहाइड्रोमनियोज है, इसका मतलब होता है डिक्रीज अमनियोटिक फ्लूइड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ किडनी इन फ्यूटस। क्यों, क्या हो जाता है इसका कि देखो जैसे रीनल है ना, जैसे प्रेगनेंसी में होता क्या है कि बच्चे की जो किडनी है वो अमनियोटिक फ्लूइड को बढ़ाने और घटाने में मदद करती है। ठीक है, बच्चा जो पेशाब करता है, जो यूरिनेट करता है, वो सीधे जाता है बैग में और वही आगे जाके अमनियोटिक फ्लूइड बन जाता है। तो रीनल एजेनेसिस होने की वजह से, रीनल एजेनेसिस क्योंकि बच्चे में है तो प्रेगनेंसी में उसका अमनियोटिक फ्लूइड घट जाएगा और उसको कंडीशन आ जाएगी ओलिगोहाइड्रोमनियोस। ठीक है, सॉलिटरी किडनी, बोथ किडनी आर प्रेजेंट बट वन किडनी आर नॉन फंक्शनल, इसको बोलते हैं सॉलिटरी किडनी। डुप्लेक्स किडनी, व्हेन वन और बोथ किडनी हैज टू यूरेटर इज नोन एज डुप्लेक्स किडनी। एक या एक से अधिक दोनों किडनी के पास यूरेटर जो है वो दो हैं, इसीलिए इनको बोला जाए डुप्लेक्स किडनी। आगे की बात चलें, देखिए ये तस्वीर बनाई है, ये एक किडनी यहाँ पे हो गई, एक किडनी यहाँ पे हो गई, और दोनों के पास जो यूरेटर है ये भी नंबर में 2 है और इसके पास भी यूरेटर नंबर में 2 है। ये दोनों किडनी क्या कहलाएंगी, डुप्लेक्स किडनी कहलाएंगी, दोनों की दोनों। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई। आगे की चलते हैं। आगे साइज, किडनी की साइज की बात करें तो लेंथ, विड्थ, हाइट और थिकनेस 11 गुना 6 गुना 3 सेंटीमीटर का होता है किडनी। और वेट की बात करें तो 150 ग्राम, और फीमेल में बात करें किडनी का वेट कितना होता है तो 135 ग्राम। आगे देखते हैं रीनल हाइपरप्लेजिया किसी को कहते हैं इंक्रीज साइज ऑफ किडनी। तो किडनी का साइज इंक्रीज हो जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे रीनल हाइपरप्लेजिया। रीनल हाइपरप्लेजिया इज नोन एज इंक्रीज साइज ऑफ किडनी। रीनल हाइपोप्लेसिया क्या होता है तो डिक्रीज साइज ऑफ किडनी, जब किडनी का साइज कम हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे रीनल हाइपोप्लेसिया। यहाँ से आपको 2 टर्म और क्लियर होते हैं, एक होता है हाइपरप्लेसिया मतलब साइज में बढ़ जाना, एक होता है हाइपोप्लेसिया यानी साइज में घट जाना। फिर अगला टर्म है रीनल डिस्प्लेसिया, तो इसका मतलब होता है कि नॉर्मल साइज ऑफ किडनी बट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी नॉट फुल्ली डेवलप्ड। डिस्प्लेसिया, डिस्प्लेसिया का मतलब डेवलपमेंट में कमी होना। इसके कहने का मतलब ये है कि दोनों किडनी जो है बनी हुई है, दोनों जो किडनी है वो फॉर्म्ड है, पर ये दोनों की दोनों अंडर डेवलपमेंट है, यानी दोनों की दोनों किडनी अच्छे से डेवलप नहीं की गई है, दैट इज नोन एज रीनल डिस्प्लेसिया। आगे की तरफ कहते हैं किडनी रिसीव अराउंड, जहां ब्लड फ्लो की बात होगी, किडनी रिसीव अराउंड 1200 से 1300 ml ब्लड पर मिनट। ध्यान रखने की वाली बात है कि हम लोग पर मिनट की बात कर रहे हैं, 1200 से 1300 ml पर मिनट।
20 से 25% ऑफ कार्डियक आउटपुट रिसीव बाय किडनी। मतलब कार्डियक आउटपुट की बात करें, कार्डियक आउटपुट की बात करें तो ये हमारा हार्ट हो गया। हार्ट में चारों वेंट्रिकल, तो यहाँ से फ्लूइड जाता है, तो ये जो कार्डियक आउटपुट जितना ब्लड देता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट की बात करें तो अगर ये 100% ब्लड आ रहा है तो इसमें से 20 से 25% जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, रीनल सिस्टम को, यानी हमारी किडनी को जाता है। 10 से 15% ब्रेन को भी जाता है, कुछ लीवर को भी जाता है, ये ब्रेन को जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में चीज़ें आई। कार्डियक आउटपुट की बात है तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि 1 मिनट में, हम यहाँ तो मैं बताता हूँ ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है अमाउंट ऑफ ब्लड दैट पंप बाय हार्ट, प्यारा सा ये हमारा हार्ट है, इन 1 बीट, बीट वेंटिकुलर बीट तुम ले सकते हो, यानी 1 मिनट में जितना ब्लड पंप करता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। इसीलिए कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला हो जाएगा कि स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। हार्ट रेट अगर 72 है तो 72, और ये 70 ml है तो 70 गुना 72, ये दे दोगे तो ये पूरा कार्डियक आउटपुट आ जाएगा, जो होता है 5040 ml पर मिनट। और 5040 ml पर मिनट का 20 से 25% खून। अब ये 5040, यही तो बात किया है, 5040 का 20 से 25% खून ये हमेशा किसको दिया जाता है, किडनी को। वो जो आएगा 1200 से 1300 ml पर मिनट में आएगा। ठीक है, आगे बात करें, 1260 आया, ठीक है, ये बात हो गई। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात हम लोग करेंगे अगले स्लाइड में। हम लोग मतलब बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है हम लोगों ने पूरी कर ली है। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, और वैसे इसे करके हम लोग 20-20 मिनट 30-30 मिनट पूरा का पूरा रीनल सिस्टम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। और अगर आप ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, मेडिकल लड़का नर्सिंग क्लासेस। और इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप लिंक से अपना हमारे ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं।